अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आज हम जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बड़ी मशहूर शख्सियत है, हमारे पास रोज़ाना ही हमारे पास मौजूद होती हैं ये, बल्कि गर्मियों में तो ये इतनी मौजूद होती हैं कि हम बिल्कुल तंग आ जाते हैं। तो पेश खिदमत है जनाब सोलर एनर्जी, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी, सूरज से जो रोशनी आती है हमें और जो गर्मी महसूस होती है, जो कि आजकल जबकि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो ये ज़्यादा ही महसूस होती है। तो जनाब सोलर एनर्जी को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो दो तरह से कैसे कैसे जनाब, पहला तरीका जनाब जो हम इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जनाब, डायरेक्ट हम इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट करने वाले हैं ये कहलाते हैं थर्मल एब्जॉर्बर। थर्मल का लफ्ज़ हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मल एब्जॉर्बर क्या है? जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो थर्मल एब्जॉर्बर कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और दूसरा जनाब आली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को। आजकल ये आम ही इस्तेमाल होते हैं जो सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं जनाब, ये असल में सोलर सेल्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिला के बड़ा सारा फट्टा बना लिया जाता है जिसे पैनल कहते हैं। ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जनाब। वो जो सूरज से एनर्जी आती है वो कितनी एनर्जी आती है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। पहले हम वो डिस्कस कर लें फिर आगे चलते हैं। ये टर्म है जनाब सोलर कांस्टेंट। क्या होता है जनाब आली सोलर कांस्टेंट? डेफिनेशन लिखी हुई है ये, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि आम तौर पे, यहाँ नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। ये देखें जनाब आली, ये है जमीन, दिस इज एन अर्थ। चलो मैं लिख भी दूं ताकि समझ रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। और जनाब ज़मीन पे जो सूर्य की रोशनी पहुंचती है, वो जो लाइट वेव्स पहुंचती हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं पहुंचती, तकरीबन इक्वेटर पे सीधी पहुंचती है। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाएं टेढ़ी होती जाती हैं। तो ये किसी जगह पे ज़्यादा टेढ़ी पहुंचती हैं, किसी जगह पे जनाब थोड़ी टेढ़ी पहुंचती हैं, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पहुंचती हैं। तो अगर तो ये रेज ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे पहुँचें, ये है नॉर्मली रीचिंग द अर्थ। नॉर्मली जो परपेंडिकुलर नहीं आ रही है ये ज़मीन तक, ये परपेंडिकुलर नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने जो कहा है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ नॉर्मली, तो ये पूरी ज़मीन पर जितनी भी वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स आ रही हैं जनाब, लाइट वेव्स आ रही हैं, इनसे जो एनर्जी हमें होगी उनको डिस्कस करेंगे। इनके दो कंपोनेंट बन रहे हैं ना, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो ज़मीन के साथ नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो पूरी ज़मीन पर जो सोलर एनर्जी पहुंच रही है उनके नॉर्मल कंपोनेंट्स हम लेंगे। तो आप यूं कह लीजिए कि ये एवरेज एनर्जी है जो नॉर्मली पहुंच रही है, परपेंडिकुलरली पहुंच रही है ज़मीन तक। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ नॉर्मली पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, यूनिट भी साथ ही बना लेते हैं एनर्जी यानी कि जाउल में, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर। एक मुरबा मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पर एक सेकंड में एवरेज, जो पूरे साल में कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, एवरेज जो परपेंडिकुलर नॉर्मल एनर्जी पहुंच रही है वो कहलाती है सोलर कांस्टेंट। जाउल पर सेकंड वाट हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट को फिर बना लिया जनाब किलोवाट। तो ये जो सोलर एनर्जी हम तक आ रही है ज़मीन के बाहर यहाँ तक है जनाब एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ तक है कुर्रा हवाई, जहाँ तक हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, गैसेस मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इसकी वैल्यू है एवरेज वैल्यू पूरे साल में जो घटा वादा थू था करके। तो जनाब सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी तकरीबन 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी है जनाब जो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब ये एनर्जी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो डस्ट पार्टिकल से टकरा के कुछ स्कैटर हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए वापस चली गई, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है डस्ट पार्टिकल से और मुख्तलिफ गैसेस के मॉलिक्यूल से टकरा के। तो काटा वादा कारकुर का जनाब थोड़ी बहुत लॉस हो गया, ज़मीन की सरफेस तक पहुँचते पहुँचते ये वैल्यू रह जाती है
1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और आउटसाइड द एटमॉस्फेयर होती है, उससे बाहर तो वैक्यूम है, वहां पे तो वैल्यू वही रहेगी, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी एटमॉस्फेयर में दाखिल होके ज़मीन की सरफेस तक पहुंचते पहुंचते लॉस कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 400 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का लॉस हो जाता है। तो बहरहाल ये एनर्जी जो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी हम तक सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचने में कामयाब होती है, उससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट हीटिंग के लिए, और डायरेक्ट हीटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं थर्मल एब्जॉर्बर्स। नाम आपने पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर है वो ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है। सर्दियों में ठंड लग रही होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सोलर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमें ज़रा हीट मिले, तो हम वो रंग इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। गहरे रंग के, ब्लैक कलर ख़ास तौर पर वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने क्या करना है जनाब अली, हम बनाने जा रहे हैं पहले मरहले में सोलर चूल्हा। ये थर्मल एब्जॉर्बर्स होंगे। सादा सा सोलर चूल्हा बनाने का बड़ा आसान तरीका है। बचपन में आपने ये काम किया होगा, दादा दादी नाना नानी की वो मोटे शीशों वाली ऐनक है जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि वो पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। आपने वो ऐनक इस्तेमाल करके कागज जरूर जलाया होगा, नहीं तो आप तजर्बा करके देख लीजिएगा। आप उसको ऐसे करके फोकस करते हैं, पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करता है। जब काफ़ी सारी रोशनी एक जगह पे इकट्ठी होती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट पैदा होती है, कागज़ जलाया जा सकता है आराम से। तो अगर आपने नहीं तजर्बा किया तो अब ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ ये लाइट को फोकस करने में हमारी मदद करता है। हम यही काम करेंगे जनाब कहाँ पे, आपने क्या करना है, घरों में हमारे यहाँ आमतौर पे वो जनाब ट्रंक होते हैं, जिस्ती ट्रंक, पेटियाँ। तो एक दरमियाने साइज का ट्रंक लीजिए, उस ट्रंक को क्या करना है, आपने ढक्कन उसका उतार देना है और उसकी अंदरूनी सतह पे ब्लैक पेंट कर लेना है। ब्लैक पेंट से क्या फ़ायदा होगा कि जो भी लाइट पड़ेगी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके अंदर रखेंगे हांडी पकाने के लिए। लो जी, शब देग पकाएंगे हम। लो जी, ये अली बाबा चाली चोर वाली हांडी है ये। और क्या करें कि उसकी साइडों पे लगा दें मिरर थोड़ी सी मिस हैंडलिंग से टूट सकता है, तो आप स्टील की शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव सरफेस, चमकदार सरफेस इस्तेमाल करना है ताकि जो भी रोशनी इस पे आए वो रिफ्लेक्ट होकर इधर को आ जाए। और यहाँ पे लगा दीजिए कन्वेक्स लेंस, अगर आप अफोर्ड करते हैं, नहीं तो चले ना से गुजारा कर लेंगे। तो बहरहाल साइडों पे आप लगा दीजिए रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, स्टील की प्लेट्स या मिरर लगा दीजिए। हो सके तो यहाँ कन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, लाइट को फोकस करेगा। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी इकट्ठी करके, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी इकट्ठी करके इसके ऊपर डालना है। अब ये आपका एक अच्छा थर्मल एब्जॉर्बर बन गया है। अब जनाब ये आपको हांडी पका के देगा, आपको चूल्हे की गैस की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से हम बनाने लगे हैं जनाब वाटर हीटर। ये जो आम जुबान में इसे कहते हैं ना जनाब के गीज़र, वो गीज़र असल में कुछ और होता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। वो ये जो पानी गर्म करने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वाटर हीटर होता है असल में। सोलर वाटर हीटर कैसे काम करेगा, लो जी देखें जी, ये है आपकी पानी वाली टैंकी जिसमें आपने गर्म पानी को स्टोर करना है। अब गर्म पानी आपका आएगा कहाँ से, वो आमतौर पे मोटर चला के या किसी तरह से आपने जो वाटर टैंक रखा है वहाँ से पानी आएगा ना, तो इसमें यहाँ से पानी एंटर होगा, इनलेट। अच्छा जो वाटर हीटर है ना उसमें इनलेट होता है नीचे, आउटलेट होता है ऊपर। और सॉरी माफ़ी चाहते हैं जनाब, फनी खराबी की वजह से सिलसिला ज़रा ख़राब हो गया, सिग्नल आने बंद हो गए थे मेरे। हाँ जी, तो जनाब अच्छा जो वाटर हीटर है उसमें इनलेट रखा जाता है नीचे, आउटलेट रखा जाता है हमेशा ऊपर। वजह क्योंकि जब पानी गर्म होता है, गर्म होकर डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर उठता है, तो मैक्सिमम गर्म पानी ऊपर होता है और मैक्सिमम ठंडा पानी नीचे होता है। ये ना हो कि आप आउटलेट नीचे लगाएं, गर्म पानी ऊपर रह जाए, ठंडा ठंडा नीचे से निकल जाए। और आप इनलेट आउटलेट दोनों ही अगर ऊपर लगाएंगे, ये डिज़ाइन में फॉल्ट है, अगर दोनों इनलेट और आउटलेट दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। तो अच्छा वाटर हीटर वो है जिसमें इनलेट नीचे हो और आउटलेट ऊपर हो। बहरहाल यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर दाखिल होगा,
कोल्ड H2O, कोल्ड वाटर यहां से दाखिल होगा जी, और हॉट वाटर यहां से बाहर निकलेगा। अब ठंडा पानी यहां से दाखिल होगा जी, ये हमने ना पाइपिंग कर दी, और यहाँ पे पाइप ऐसे मोड़ के करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाइप इस हिस्से के अंदर दाखिल हो जाए। ये आपका वही जिस्ती ट्रंक सा रखा हुआ है, उसके अंदर जनाब आपने ब्लैक पेंट किया हुआ है, मेटल की ये पाइपिंग की हुई है। तो होगा क्या, जैसे जैसे इसका लेवल ज़्यादा होगा यहाँ पर भी पानी ऐसे चढ़ता जाएगा, और ये हिस्सा चूँकि डायरेक्ट धूप में आपने रखा हुआ होगा, और इसमें आपने ब्लैक पेंट भी किया हुआ है, पाइप भी आपका मेटल का है, तो ये अच्छा थर्मल एब्जॉर्बर बन चुका है अब आपका। तो यहाँ पे जब रोशनी पड़ेगी ये पानी को गर्म करेगा, गर्म होकर डेंसिटी कम होगी, ऊपर को उठेगा, यहाँ से आएगा तो ठंडा पानी यहाँ से ऐसे आएगा, गर्म पानी ऊपर चला जाएगा, इसके अंदर पानी ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करता रहेगा, और मैक्सिमम गर्म पानी हाइट पे होगा, यहाँ सबसे ऊपर होगा। जब भी आपको जरूरत होगी टूटी खोलें और यहाँ से गर्म पानी आपको मिल जाएगा। गर्मियों में तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा, सर्दियों में भी अच्छा काम करेगा। हम ज़्यादा कर दिए आपको समझाने के लिए छोटा सा बनाया हुआ है। असल में जो टैंकी होती है इसकी ये छोटे से साइज की होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन ये जो पाइप है ये बारीक बारीक पाइप ऐसे करके ना, ये बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने काफ़ी कवर किया हुआ होता है, और लेंथ ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दरमियानी सी ताकत की धूप भी अगर पड़े ना जी, सर्दियों में जैसी धूप होती है वो भी अच्छा खासा पानी गर्म कर देगी आपकी ज़रूरत के मुताबिक। ये जो थर्मल एब्जॉर्बर्स हैं ये तकरीबन जनाब 70 सेल्सियस तक पानी आराम से गर्म कर देते हैं, इतना टेम्परेचर ये कर देते हैं। और ये बहुत है, नहाने के लिए तो आप 40-42 तक पानी हो तो बहुत है। तो अगर हाँ धुंध पड़ी हुई है और बादल हैं और धूप बिल्कुल नहीं है तब थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन बहरहाल ये खासा एफिशिएंटली काम करता है। और ये थर्मल एब्जॉर्बर्स आपको मिलने वाली सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, सूरज निकला है, कल फिर निकलेगा, परसों फिर इंशाल्लाह निकलेगा, और ये काम तो हो चलता रहेगा। तो ये बार बार आपको मिलता रहेगा, आपको कोई इतनी एफर्ट नहीं करना पड़ेगी, सस्ता एनर्जी सोर्स है। तो एक तो आपको ये थर्मल एब्जॉर्बर डायरेक्ट हीट में एनर्जी कन्वर्ट करके देंगे, और दूसरा जनाब वाली सोलर एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपके जो मदद करेंगे वो होंगे जनाब सोलर सेल्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में सेकंड ईयर में जाके जरा डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन बहरहाल अभी आपको आइडिया दे दिया जाए। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल और सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जितने भी हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा कि ये सिलिकॉन के वेफर्स पर मुश्तमिल होते हैं। वेफर्स मतलब लेयर्स, तय वेफर बिस्कुट अगर आपने खाए हो, नहीं खाए तो ट्राई कीजिएगा, लेयर्स होती हैं, वो तय दर तय बनाए हुए होते हैं। वो जनाब ये सिलिकॉन के वेफर सेमीकंडक्टर मटेरियल की लेयर्स होती हैं एक के ऊपर दूसरी, और ये डायोड्स कहलाती हैं। ये स्पेशल टाइप के डायोड्स होते हैं तो जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि जब सोलर एनर्जी पड़ती है तो ये इसके अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करते हैं, और फिर यहाँ पे हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करना शुरू करते हैं और ये करंट का सबब बनते हैं। एक टिपिकल जो सोलर सेल है 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और थोड़ा सा आम जो सेल है आपका जो क्लॉक वाला सेल है वो 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का होता है, जबकि एक सोलर सेल 1.2 वोल्ट का होता है, उससे थोड़ा कम। आप 10 सोलर सेल्स को सीरीज में लगा दें तो 12 वोल्ट बन जाते हैं, और कई सारे फिर 12 वोल्ट के सेट बना के आप उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, करंट रेटिंग ज़्यादा हो जाती है तो काफ़ी बड़े साइज का पैनल बना लेते हैं जिसे सोलर पैनल कहते हैं। आपने देखे हुए आम आजकल अक्सर घरों में मौजूद भी हैं। तो अब तो ये भी नॉन कन्वेंशनल की बजाय एक तरह से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ही बन चुका है। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके आपको देते हैं। तो अगर बिजली आपको लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूपीएस की बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली से चार्ज करने की बजाय सोलर सेल से सोलर पैनल लगा के आप चार्ज करते हैं
तो रात के वक्त आपको एनर्जी मिल सकती है, दिन के वक्त आप अपने वापडा को कट ऑफ कर दीजिए, ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। जब बैटरी में एनर्जी स्टोर होगी तो दो तरह की बैटरी इस्तेमाल की जाती है एनर्जी स्टोर करने के लिए। हमारे यहाँ आमतौर पे यूपीएस के साथ लगाते हैं लेड एसिड बैटरी, वो जो तेजाब वाली बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। तो आप निकल कैडमियम बैटरीज जिसे ड्राई बैटरी कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। तो उनमें एनर्जी स्टोर करके तो क्लाउडी डेज में रात के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस एनर्जी को। जहां पे वापडा बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, सहराओं में, रेन फॉरेस्ट का लफ्ज़ आपकी बुक में इस्तेमाल किया होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में। ये घने जंगलात हैं जनाब, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है या वहाँ पे कोई आबादी है, आपने अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी करना है तो आप इनसे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल सोलर वॉचेस, सोलर कैलकुलेटर तो आम बिल्कुल मिलते हैं और सोलर पैनल्स भी अक्सर जगहों पे आपको लगे हुए नज़र आते हैं। तो ये भी आपके लिए एनर्जी का अच्छा सोर्स है और ये थोड़े से महंगे तो होते हैं परचेज करने में, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। टिपिकल आम सा जो सोलर सेल है, जो सोलर पैनल है, ये आपको 25 से 30 साल तक, अगर नहरी आने की वजह से, आंधी वगैरह आने की वजह से छत से गिर के या जहाँ पे लगाया हुआ है अपने स्टैंड से गिर के ये टूट ना जाए या इसके ऊपर को पत्थर ना मार दे आपका गुआंढी, तो 25 से 30 साल तक आपको ये कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। बस साल 6 महीने में 2 दफ़ा ना जी आप उसको साफ़ कर दें ताकि ऊपर जो मिट्टी की तह जम जाती है उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी मुतासर ना हो। बहरहाल ये अच्छा एनर्जी सोर्स है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ज़्यादा देर तक काम करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। हाँ, इसके साथ आपने जो बैटरीज इस्तेमाल करना है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वो आपको हर दूसरे तीसरे साल चेंज करना पड़ेगी। तो बहरहाल मेंटेनेंस की तो हर सिस्टम को ज़रूरत होती है, आपकी और मुझे, मेरे जिस्म को भी ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जी जनाब एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी को डिस्कस किया गया। तो जनाब आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद मज़ेदार नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।